बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। बचपन में एक शेर सुना था कि हाँ आए निगाह शौक़ मुनासिब एहतियात, ऐसा ना हो कि बज़्म में चर्चा करे कोई। कभी छींकना बहुत अच्छा माना जाता था और लोग अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या अपने अपनी ज़बान में अपने संस्कृत अपने कल्चर के हिसाब से शुक्र अदा किया करते थे। लेकिन आज महफ़िल में कोई अगर छींक दे या उसे बुखार सा महसूस हो तो लोग खौफ व हिरासा के माहौल में आ जाते हैं। उसकी वजह इस पूरी दुनिया में चपेट में आए कोरोना जैसी महामारी है। उसमें कुछ लोग बहुत डरे हुए हैं और कुछ लोग बहुत ही गफलत की ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई ये कहता है होगा तो हो जाएगा, कोई इतनी एहतियात कर रहा है कि वो घर से बाहर भी नहीं निकल रहा। हमें क्या एहतियात करनी है, कैसे ज़िंदगी बसर करनी है इस पुराशोभ माहौल में, इस इम्तिहान के माहौल में, तो ये सब जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे ख़ास मेहमान, आपकी शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के माहिर मेडिकल के प्रोफेसर डॉक्टर हमारे सामने मौजूद हैं, जिनसे हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। डॉक्टर कौसर उस्मान साहब, इस्तकबाल है आपका कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो हम आपके लिए दुआ करेंगे कि परवरदिगार आलम माबूद आप सबको ज़िंदगी, हयात और सेहत अता करे। आप लोगों की खिदमत इस वक्त बहुत बड़ी खिदमत है, चूँकि लोग अपनी जान बचा के भाग रहे हैं और आप बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं लोगों की हिफाजत करने के लिए। डॉक्टर साहब, इस वक्त बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच में गलतफ़हमियाँ फैली हुई हैं, बहुत से एहतियात की ज़रूरत हमें है, क्योंकि ज़िंदगी बचाना आपका अहम मकसद है। तो लिहाज़ा टेक्नोलॉजी एक बड़ा ज़रिया हो सकती है जिसके ज़रिए आपका मैसेज लोगों तक पहुँच सकता है। डॉक्टर साहब, इस्तकबाल के साथ साथ सबसे पहला सवाल जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि इस वक्त बारिश बरसात ख़त्म हुई है और आम तौर पर बीमारियाँ आगे बढ़ेंगी उसमें जी मौसम चेंज होने पर, तो इसमें हमें ये कैसे फ़र्क हम कर पाएँ कि ये कोरोना नहीं है, ये कोई आम बीमारी है, या ये कोरोना है आम बीमारी नहीं है। इस पर आप हमारे नाज़रीन को। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जब भी हमारे मुल्क में मौसम बदलता है तो बहुत से इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, उसमें खास करके वायरल बैक्टीरियल वगैरह इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। कोरोना वायरस भी याद रखिए, जैसे एक वायरल इन्फेक्शन होता है उस तरह ये भी वायरस है। और कोरोना वायरस चूँकि एक फैमिली उसी ग्रुप का ये मेम्बर है, तो इसको नाम दिया गया कोविड-19। तो इसकी ज़्यादातर सिम्टम अलामत वैसे ही हैं जैसे किसी वायरल फीवर की होती है, यानी गले में ख़राश होना, छींके आना, नाक बहना, खांसी आना, बुखार होना। लेकिन इसमें कोरोना में एक ज़रा ख़ास बात ये भी है कि बहुत से मरीज़ों में ऐसा हुआ कि खांसी, नज़ला, बुखार के अलावा उनके बदन में शदीद दर्द होता है, एक बहुत थकान और कमज़ोरी देखी गई है इन मरीज़ों में। दूसरा, कुछ मरीज़ों में दस्त भी पाया गया, कुछ में स्लाइट उल्टी भी हुई है। और खांसी की शुरुआत ये तकरीबन 5 दिन 7 दिन रहता है। और कुछ मरीज़ों में जब कॉम्प्लिकेशन होता है, यानी बीमारी एडवांस हो जाती है, तो उनमें फिर सांस फूलना भी शुरू हो जाती है, और वो एक ख़राब अलामत है। तो अगर किसी के बुखार और खांसी के साथ सांस फूलना भी है तो ये सब अलामत है कोरोना वायरस के। लेकिन यहाँ मैं ये आपसे बता दूँ कि एहतियात तो ज़ाहिर सी बात है ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 80% मरीज़ ऐसे हैं जिनको बहुत माइल्ड, बहुत ही मामूली अलामत होती है, मामूली तकलीफ़ होती है, या तकलीफ़ नहीं भी होती है। बहुत से ऐसे लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं, एहसास भी नहीं हुआ, इन्फेक्शन हुआ और ठीक हो गया। ये डिपेंड करता है इस बात पर कि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो कैसी है। अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो उन्हें बहुत तकलीफ़ कम होती है या नहीं होती। ये तकरीबन 80% मरीज़ हैं। 20% वो लोग हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, तकलीफ़ होती है और उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। और उसमें तकरीबन 20% मरीज़ों में 2.5% 5% मरीज़ ऐसे भी होते हैं टोटल मरीज़ों के जो सीरियस हो जाते हैं, जिनमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिनको आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ सकता है और जिनके मौत का ख़तरा होता है, डेथ का रिस्क होता है उसमें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे नाज़रीन को बताया कि कोरोना के सिम्टम्स क्या हैं और हमें कब एहतियात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अब तो गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन है कि अगर ऐसे सिम्टम्स हमको नज़र आते हैं तो हमें होम क्वारंटाइन की ज़रूरत है। तो होम क्वारंटाइन में हमारी एहतियात क्या होनी चाहिए, हमको कब अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब हमें जो है हॉस्पिटल की तरफ रुजू करना चाहिए? ये अच्छा सवाल किया, चूँकि मरीज़ों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, तो पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। और हमारे हॉस्पिटल, जाहिर सी बात है, किसी भी मुल्क में या किसी भी जगह पर हॉस्पिटल की लिमिटेशंस होती है, डॉक्टर्स की, वर्कफोर्स की लिमिटेशंस होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको देखते हुए ये होम क्वारंटाइन की बात शुरू की है। और इसलिए भी ज़रूरी है कि जिनके माइल्ड सिम्टम्स हैं या बहुत कम सिम्टम्स हैं, उनको क्यों हॉस्पिटल में हम वो करें, ताकि दूसरे वो सीरियस मरीज़ सफ़र ना करें। तो अगर आपका कोरोना पॉजिटिव हो और अलामत बहुत हल्की फुल्की, हल्का फुल्का बुखार या बदन में दर्द या खांसी वगैरह है, तो अपने आप को अलग क्वारंटाइन कर लें, यानी एक अलग रूम जिसमें अटैच बाथरूम हो और किसी और दूसरे की इजाज़त ना हो। लोग खाने के वक्त और सब चीज़ें लेके चले जाएँ, सैनिटाइजेशन के साथ। मोबाइल ज़रूर रखें ताकि आपका कॉन्टेक्ट बना रहे, और अपने डॉक्टर से लगातार रब्ता कायम रखें।
अगर आपकी कोई अलामत इस तरह की होती है जिसमें लगता है खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई या सांस फूलना शुरू हो गई या बुखार नहीं जा रहा है, तो ऐसी हालत में आप बेहतर है कि एडमिट हो जाएं डॉक्टर से रुजू करके। पल्स ऑक्सीमीटर एक बहुत मुफीद, बहुत ही यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट है और कोई भी शख्स को आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। आप उंगलियों में लगाते हैं और उसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन बताता है, ब्लड में कितनी ऑक्सीजन कंसनट्रेशन है। अगर वो 94-93% से नीचे जाने लगता है तो ज़रा सा एक ख़राब अलामत है कि आप माइल्ड से मॉडरेट या सीवियर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसी हालत में ऑक्सीजन की ज़रूरत हो सकती है और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। यानी आपकी जो तकलीफ़ें हैं, जो सिम्टम्स हैं, अगर लगातार बढ़ते जा रहे हैं बजाय घटने के 5-7 दिनों के अंदर, तो इसका मतलब कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। वरना ज़्यादातर मरीज़ इन छोटी छोटी और सब दवाओं से, पैरास्टामॉल जैसे है, सिम्टोमेटिक चीज़ें, इन सब चीज़ों से बेहतर हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, बट एहतियात बहुत ज़रूरी है। डोंट पैनिक बट डोंट निगलेक्ट। हाँ, एक तबका वो भी है कि जो कहता है होना होगा तो हो जाएगा, कोई नहीं, बहुत लापरवाही, दूसरों के लिए नुकसानदेह है वो। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल और भी है, वो ये है कि हमारे जैसे महल्ले में या हमारे जिस बस्ती में हम रह रहे हैं या जिस इलाके में हम रह रहे हैं, अगर किसी फैमिली को पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है तो ऐसे में हमें क्या एहतियात करनी चाहिए? ख़ास तौर से हम ऑफ़िस में काम करते हैं, बाहर जाते हैं, हमारा लोगों से मुलाकातें होती हैं, सिलसिला है, सोशल हमारी लाइफ है, तो उसमें हम घर से सामान वगैरह ले आते हैं, तो हमें क्या एहतियात करनी चाहिए जिससे हम घर के लोगों को महफूज रख सकें, ख़ुद को भी बचा लें, घर वालों को भी बचा लें? देखिए, इस मामले में तो जहाँ तक एहतियात की बात है, वो शुरू से, जब से मार्च के महीने से शुरुआत हुई यहाँ पर, और तब से लगातार अखबारों के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, हर मीडिया के ज़रिए, और फिर हम लोग ज़ाती तौर पे भी लोगों को ये बताते रहे कि एहतियात बेहद ज़रूरी है। और उन प्रिकॉशंस में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ मैं समझता हूँ जिसे आप सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, यानी दूरी, एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाए रखना, 2 मीटर की दूरी बेहद ज़रूरी है, पहली चीज़ है वो। दूसरी चीज़ कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि जो सबसे ज़्यादा फैलता है इन्फेक्शन, वो ड्रॉपलेट से फैलता है। जब आप छींकते हैं, खांसते हैं या बात करते हैं, तो जो ज़र्रे निकलते हैं ड्रॉपलेट, उससे इन्फेक्शन होता है, जो नाक या मुँह से आप इनहेल करते हैं और लंग्स में चला जाता है, उसी से बीमारी होती है। तो मास्क बेहद ज़रूरी है, जब भी किसी पब्लिक प्लेस पे जाएँ या किसी के आस-पास भीड़ वाले इलाके में जाएँ, मास्क इस्तेमाल करें। तीसरा, हैंड सैनिटाइजेशन। होता क्या है कि आप कोई भी चीज़ टच कर देते हैं अनजाने में, और याद रखिए वायरस किसी भी चीज़ पे मौजूद रह सकता है, 2-3 दिन तक मौजूद रह सकता है। तो आपने उस चीज़ को टच किया और फिर आप अक्सर आदत होती है फेस टच करने की, आपने नाक, मुँह या आँख टच किया, वायरस आपके अंदर चला जाएगा। तो एक तो हाथ से चेहरे को टच करना कम से कम कर दें। दूसरी बात, हैंड वॉश करें। और ये बहुत से सैनिटाइज़र मैं सोचता हूँ ये सब अवेलेबल हैं, जाहिर सी बात है कमर्शियल प्रिपरेशंस है वो, लेकिन आज भी बेस्ट हैंड सैनिटाइजेशन जो है सोप और वाटर है। कम से कम 20 सेकंड तक अपना हाथ, जो एक प्रॉपर मेथड है, उससे वॉश करें, और उससे अच्छा कोई सैनिटाइज़र नहीं है। हाँ, ऑफिसेज़ में हर जगह सैनिटाइज़र अवेलेबल है, 70% मिनिमम एल्कोहल होना चाहिए उसमें, उससे आप चीज़ों को सैनिटाइज़ करें। तो 3 स्टेप्स हैं, डिस्टेंसिंग फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देन यूज़ ऑफ मास्क एंड देन हैंड सैनिटाइजेशन। डॉक्टर साहब, हम एहतियात की बात कर रहे हैं, बचाव की बात कर रहे हैं, इसमें ख़ास तौर से जो हम देख रहे हैं कि आप हजरात जो हैं, ख़ास तौर से हमारे जो मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट्स हैं और आप जैसे मसीहा हैं, वो हमसे ये कह रहे हैं कि हमें इम्यूनिटी सिस्टम को अपने स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये इम्यूनिटी है क्या चीज़, और इसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और कौन लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं, कमज़ोर है, जिनको ख़तरे ज़्यादा लाहक हैं? देखिए, इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो एक बहुत अहम चीज़ है बीमारी में। अब देखिए, बहुत से लोगों को इन्फेक्शन होता है, कुछ लोगों की बीमारी डेवलप हो जाती है, कुछ को नहीं होती है। वो लोग जिनमें बीमारी डेवलप हो जाती है वो हैं जिनकी इम्यूनिटी पुअर होती है। तो इम्यूनिटी बेहतर, तो हर शख्स को कोशिश करनी चाहिए कि इम्यूनिटी बेहतर हो। उसके 2-3 चीज़ें, एक तो आपकी लाइफ स्टाइल इतनी बेहतर हो कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें और पूरी नींद लें, 7 घंटा अनइंटरप्टेड स्लीप, ये बेहद ज़रूरी चीज़ है। और वैसे भी 5 घंटे से कम या 10 घंटे से ज़्यादा सोना हम लोग हेल्थ के लिए नुकसानदेह मानते हैं। तो इम्यूनिटी बेहतर करने की एक तो 3 ये बुनियादी चीज़ें हो गई। खाने पीने में यहाँ तक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एक अच्छा सोर्स होता है विटामिन्स का, जो आपकी इम्यूनिटी बेहतर करता है, और प्रोटीन डाइट भी बेहतर होती है। तो इस तरह की चीज़ों को डाइट आप बेहतर करके आप अपनी इम्यूनिटी बेहतर कर सकते हैं। और फिर जो पुराने हमारे आयुर्वेदा यूनानी पद्धति रही है, उसमें बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं कि अदरक है, तुलसी है, लहसुन है, ये सब चीज़ें हैं, इनका रोल है। लेकिन आप याद रखिए कि आप कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके काढ़ा या उस इम्यूनिटी पैदा कर सकते हैं, ये तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो उन सारी चीज़ों को अपनाएं जिससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। कुछ लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जाहिर सी बात है उम्र के साथ साथ इम्यूनिटी पुअर हो जाती है, जैसे 60 साल 65 साल के बाद उन लोगों को खतरा ज़्यादा लाहक होता है। दूसरे वो मरीज़ जिनको पहले से अस्थमा है, क्रॉनिक ब्रांकाइटिस है, COPD की शिकायत है, तो उनकी लोकल इम्यूनिटी वीक होगी। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारियाँ हैं या किडनी फेलियर की बीमारी है, इन लोगों की इम्यूनिटी पुअर होती है कंपेरेटिवली। तो इनको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि बचाव करें, बाहर ना निकलें और एक्सपोज कम से कम हो।
डॉक्टर साहब, मेरा ख़्याल है इससे बच्चे शायद बरी हैं, इसलिए कि हमने ये देखा ख़ास तौर से मार्केट्स में, और हम देख रहे हैं चलते फिरते कि ख़ास तौर से जो ख़वातीन हैं, औरतें हैं, वो ख़ुद तो मास्क लगाए हुए हैं और बाइक पे बहुत ही निडर होकर के, मतलब बच्चे को कुछ नहीं होने वाला है, और बाकायदा मुंह खोले हुए और नाक पे हाथ मलते हुए उसको लेके, बहुत ही मतलब जैसे बिल्कुल गफलत का माहौल है, या ये महसूस हो रहा है उनको कि शायद इसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, इसे कुछ नहीं होगा। नहीं, ये बात तो आपकी सही है। हम लोग का भी एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे पूरी दुनिया में एक तरह से एग्जेम्प्टेड हो गए, बहुत कम उनको रिस्क रहा है, बहुत ही कम रिपोर्टेड है इन्फेक्शन। सही उनकी होता है, एक पैदाइशी इम्यूनिटी है, बेहतर होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम एहतियात से काम न लें। पहली बात तो ये, जब तक कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, बच्चे की कहीं डॉक्टर को दिखाना है, तो ऐसी हालत में ले ही ना जाएँ बच्चों को बाहर, खास करके भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, बाजार में। तो ये सबसे पहली चीज़ है कि जहाँ तक हो सके अगर ले जाओ तो एक मास्क का इस्तेमाल या किसी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सपोज होगा तो उसको इन्फेक्शन होगा, तो ये कोई नहीं कह सकता किसको बीमारी होगी या किसको नहीं होगी। और ये बात सच है कि बच्चों में इन्फेक्शन बहुत ही रेयर देखा गया है, मगर एहतियात ज़रूरी है बच्चों के लिए। अब हम जल्दी से एक बहुत ही अहम सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो इस वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो इसका मुकाबला करते हुए हार जा रहे हैं, यानी मौत हो जाती है उनकी। जिस घर में मौत हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान हो गया है, क्योंकि वो तो पूरी फैमिली क्वारंटाइन हो गई, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। अब उनके जो इज़्ज़त है, घर वाले थे, वो तो हॉस्पिटल में हैं। अब वो जनाज़ा है, उस जनाजे की तदफीन में लोगों की शिरकत खौफ का सबब बन रही है, डर रहे हैं, भाग रहे हैं। उस सिलसिले में ज़रा सा हम आपसे एक दो सवाल करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि जो आप बॉडी हमें दे रहे हैं, तो क्या उस जनाजे में हमें शरीक होना चाहिए? हमें कोई ख़तरा लाहक तो नहीं है? डर ये है कि ऐसा तो नहीं कि वो वायरस हमारे तक करीब आ जाएगा और हम जो है उसमें क्वारंटाइन होने की ज़रूरत हमें है? देखिए, जिस तरह से बीमारियों के इलाज के लिए क्लियर कट गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, या इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो CDC अटलांटा USA की, उन गाइडलाइंस को अगर हम मरीज़ों के इलाज के लिए फॉलो करते हैं, तो हमारे पास डेड बॉडीज़ के डिस्पोजल के लिए, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए और हैंडओवर के लिए भी क्लियर कट गाइडलाइंस। तो जब किसी मरीज़ की अनफॉर्चुनेटली मौत हो जाती है, तो याद रखिए, वी रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग। तो हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं, दे आर सेंसिटिव पीपल, हसास लोग हैं, और उसके रेस्पेक्ट करते हैं उन सारे सेंटिमेंट्स की, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी के साथ होता है। तो डेथ होने के बाद से पहले तो सारे ट्यूब्स वगैरह निकाल दी जाती हैं, और जो पंचर साइट होती है, जैसे कहीं IV फ्लूइड चल रहा था, उसको 1% हाइपोक्लोराइड से डिसइंफेक्ट करते हैं, और जगह पे इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स वगैरह हम लोग लगा देते हैं। दूसरी चीज़ की नाक है या मुंह है, तो उसको भी हम सील करते हैं गाज पीस से या किसी भी चीज़ों से, क्योंकि जिस्म के अंदर की कोई रतूबत या फ्लूइड या लिक्विड बाहर ना आने पाए, ताकि उससे किसी को इन्फेक्शन का ख़तरा ना हो। इन सारी एहतियात के अलावा जब भी हम किसी को हैंडओवर करते हैं हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन के बाद, तो हम लीक प्रूफ ट्रांसपेरेंट बॉडी पैक्स बने हुए स्पेशली उसी के लिए, उसमें जिप्स होती हैं, उस बॉडी को बड़े एहतराम के साथ उस बॉडी पैक में हम डाल देते हैं मैयत को। और चूँकि ट्रांसपेरेंट है, तो घर वालों को ये आसान होता है उनको पहचानना कि ये हमारे अजीज़ की मैयत है। उसके बाद से घर वालों से कोई भी चीज़, कपड़ा वगैरह मंगा करके या हॉस्पिटल की तरफ से शीट दे करके हम उसको लपेट देते हैं, और किसी हायर अथॉरिटीज़ या पुलिस पर्सनल की मौजूदगी में पूरी लिखा पढ़ी के बाद उसको हम उसे हैंड ओवर करते हैं। यहाँ ये बताना मेरे लिए ज़रूरी है कि कोविड-19 एक नॉन मेडिको लीगल केस है, इसलिए इसमें पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। ये गलतफहमी है जी, ये गलतफहमी हो सकती है। तो ये नॉन मेडिको लीगल केस है, पोस्टमार्टम की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कहीं से कोई गाइडलाइन नहीं। हाँ, जब ये एक बार हम अपने इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल के वार्ड से जब उनको हैंड ओवर कर दिया रिलेटिव्स को, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनके साथ 2 लोगों से ज़्यादा ना हो। पहली बात, वो 1 मीटर की दूरी रखें जो भी वारिसीन हैं उनके। तीसरी बात कि हमारा एक ड्राइवर और हेल्थ केयर पर्सनल साथ में जाता है। जब हम ट्रॉली को भी शिफ्ट करते हैं, तो ट्रॉली को भी हम 1% हाइपोक्लोराइड से डिसइंफेक्ट करते हैं, और पूरी वैन डिसइंफेक्ट की जाती है जिसमें मैयत जाती है। तो इस बात का पूरा ख्याल करते हैं, और इस बात को पूरी तरीके से समझने की ज़रूरत है और इसको मानने की ज़रूरत है कि उससे रिस्क नहीं होता है कि किसी को इन्फेक्शन हो जाएगा। तो अगर किसी के दिल में ये खौफ है कि इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। फिर भी फर्दर एहतियात करते हुए हम लोग उसे PPE किट भी देते हैं कि अगर कोई शख्स है वो क्रीमेशन में हिस्सा ले रहा है, साथ में जा रहा है, या कब्र में बरियल के लिए जा रहा है, तो वो PPE किट पहन लें, और उनको हम लोग समझाते हैं या वीडियोज़ दिखाते हैं, और उसके बाद से बड़े ही एहतराम और रिस्पेक्ट के साथ उस डेड बॉडी को डिसइंफेक्ट करने के बाद, और ये जो आपको मैंने बताया बॉडी पैक होता है, उसको ऊपर से भी डिसइंफेक्ट किया जाता है 1% हाइपोक्लोराइड से। उसके बाद से हम लोग उनको हैंड ओवर करके और साथ में भेजते हैं। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि हम उनसे घर या किसी और जगह नहीं भेजते। ये एहतियात इसलिए ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो डेड बॉडी को टच करें, मैयत को। तो मैयत को गुस्ल देना,
उसको छूना, उसको बोसा देना, इन सब चीज़ों को हम मना करते हैं। ये गाइडलाइंस में चेहरा देखना है आपको, जिप कर देते हैं हम, अगर चीज़ें वो है या ऊपर का चेहरा दिखा सकते हैं। और फिर उसके बाद से अस्पताल से वो सीधे क्रिमिनेशन ग्राउंड पे या फिर सीधे हम उसको कब्रिस्तान में भेजते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो ये प्रोसेस बताया है, इससे मेरा ख्याल अब तो ख़तरे का कोई इम्कान रह नहीं गया, मगर फिर भी एक एक्सक्यूज़ तो बनता है कि आपने बॉडी दे दी, चलिए हमने आपकी मान ली, आपने हमसे कह दिया कि हम इतनी एहतियात के साथ दे रहे हैं, मगर हमें क्वारंटाइन तो होना पड़ेगा, 14 दिन घर पे रहेंगे, फिर हमारा घर कैसे चलेगा? हम तो चले जा रहे हैं, शरीक हो जा रहे हैं, शिरकत कर ले रहे हैं जनाजे के अंदर, आपने कहा हमने मान लिया, लेकिन 14 दिन का हमारा कौन जवाब देगा? 14 दिन जो हमको क्वारंटाइन होना है, क्या ज़रूरत है क्वारंटाइन होने की? नहीं, ये गलतफहमी है। मैंने अक्सर सुना है, खबरें आई कि कुछ लोगों ने इनकार कर दिया है मैयत को ले जाने से, या बहुत खौफजदा हो गए हैं। देखिए, इंसान को समझना चाहिए कि ज़िंदगी जिस तरह एक हकीकत है, मौत भी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, श्योरली वी बिलोंग टू अल्लाह एंड टू हिम वी शैल गो, वी शैल रिटर्न। जाना है उसके पास, तो ये तो एक हकीकत है। तो उसमें एवरीबडी हैज़ टू पास थ्रू दिस स्टेज। और मैं आपसे बता दूं कि इस्लामी नुक्ते नज़र से एक मोमिन का दूसरे मोमिन पे हक़ होता है। अगर कई हक़ूक़ की बात करें तो उस मोमिन का दूसरे मोमिन पे ये भी हक़ है कि उसके तकफ़ीन और तदफ़ीन वो हिस्सा ले, उसके जनाजे में हिस्सा ले। जो पार्ट्स होते हैं, गुस्ल, कफ़न और नमाज जनाजा, ये सब चीज़ों में हिस्सा लेना उसका फ़र्ज़, उसका हक़ है ये। और फिर एक जगह एक हदीस में आता है कि हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुक्म दिया कि जनाजे में शामिल हो, यानी जाएँ आप। दूसरी बात, और बल्कि सबसे अहम बात, कि देखिए ये फ़र्ज़ ऐन नहीं, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया उसको कहते हैं जहाँ कलेक्टिव ऑब्लिगेशन होता है। फ़र्ज़ ऐन ये है कि भाई एक मेरा इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन है, मुझे नमाज़ पढ़ना है, रोज़ा रहना है, एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल। फ़र्ज़ किफ़ाया जो है ये सबकी ज़िम्मेदारी है, घर वालों की, अजीज़ की, रिश्तेदार की, पड़ोसी की और कौम की और उम्मत की। इसलिए आपने देखा होगा कई शहरों से खबर आई होगी कि किसी की डेड बॉडी लोग नहीं गए तो दूसरे लोगों ने जाकर उनका क्रिमेशन किया है और उनको दफनाया है, लोगों ने किया है, इसी फ़र्ज़ को निगाह में रखते हुए। तो फ़र्ज़ किफ़ाया जो है वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए इससे दूर जाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि न इससे ज़िंदा को कोई नुकसान है, न मुर्दा को कोई नुकसान है, और इसमें शरीक होना चाहिए। बट जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको आप फॉलो करें। जैसे कोरोना पॉजिटिव मरीजों में हम लोग 5 लोगों की इजाज़त देते हैं, तो 5 लोग हैं, ये गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। दूसरी बात, जब आप जाएँ तो पूरी तरीके से हैंड सैनिटाइज़ करें, मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स पहनें, इसमें शामिल हो जाएँ। और जो शख्स हमारा हेल्थ केयर वर्कर बरियल में जा रहा है, मैयत को लेके जा रहा है, उसका भी तो मॉरल सपोर्ट करेंगे आप, बेशक, वो भी तो इंसान है। तो उससे अगर आप दूर भागेंगे तो सोचिए उस पर क्या गुजरेगी। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है और उन सारी गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए और शरीयत की रोशनी में हमें ज़रूर उसको अंजाम तक पहुँचाना चाहिए और जनाज़े में शामिल होना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ मुल्क में अंतिम यात्रा, अंतिम संस्कार, तदफीन हम इसे कहते हैं, इसमें हमें बॉडी मिल गई तो हमने अपने अपनी आस्था के मुताबिक उसे दफन करने का इंतज़ाम किया। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो जिनके यहाँ ये मान्यता है कि हम उसे जलाएंगे, हमारे यहाँ ये कि हम इसे दफन करेंगे, बहुत से कि दरिया के हवाले कर देंगे। तो बहुत से अपने अपनी आस्थाएँ हैं। तो इसमें मैं चाहूँगा कि आप एक बार मशवरा हमारे जो नाजरीन हैं, व्यूवर्स हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम सब देख रहे हैं और सबके लिए है, और हमारा मकसद भी ये है कि ये जो रिश्ते आपस में ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि मेरा चचाजाद भाई है, ये मेरा मामूजाद भाई है, ये मेरा खलाजाद भाई है, इस मौके पे हमारे साथ खड़ा होगा, लेकिन वो खौफ और डर की वजह से वो जनाजे को छोड़ के अक्सर ऐसे वाक़े सुनने को मिल रहे हैं कि बेटा अकेला जनाजा लेके खड़ा हुआ, इज़्ज़ा क़ुरबा सब भाग गए हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें ये जो आपने बताया, ये एक प्रॉब्लम है, ये सच पूछिए तो बहुत तकलीफ़ की बात है, तअज्जुब की बात है, और ये हमारे अखलाक़ी ज़वाल की अलामत है, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। आपने ये बात क्वारंटाइन की भी कही थी, जो लोगों में गलतफ़हमी है कि क्वारंटाइन हो जाएंगे, जनाजे में शामिल होने वाले, उन लोगों को ले जाने वालों में क्वारंटाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। उसके बाद आपको क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है, एक आम आदमी की तरह आप घर पे आएँ, नहाए धोएँ, कपड़े बदलें और एक आम गुजारें। हमारे बहुत से हिंदू भाई हैं जो जाहिर सी बात है वो उसमें उनकी आस्था अलग है। क्रिमेशन की बात करते हैं तो क्रिमेशन में गाइडलाइंस ये है कि अगर इलेक्ट्रिकल क्रिमेशन मौजूद है तो इलेक्ट्रिक क्रिमेशन शुड बी प्रेफर्ड। डेड बॉडीज़ का डिस्पोजल, मैयत का डिस्पोजल इलेक्ट्रिक क्रिमेशन से होना चाहिए। और यह भी बता दूँ मैं कि जो उसकी एशेज़ होती हैं, जिसे हम राख जो होती है उसको कहते हैं, अस्थि की बात कहते हैं, तो अस्थि कलश में ले जाते हैं, तो बिल्कुल ले जा सकते हैं, उसमें कोई इन्फेक्शन का रिस्क नहीं होता है, नो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो बाकी जो अपने रिचुअल्स के साथ सेम गाइडलाइंस उन पर भी अप्लाई करती हैं। खौफ किसी को नहीं होना चाहिए, और जिस तरह से हम लोग डिसइंफेक्ट करके, सैनिटाइज करके जिस तरह बॉडी डिस्पोजल करते हैं, वो यूनिवर्सल सभी के लिए एक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है कि हमारे इस प्रोग्राम से बहुत सी गलतफहमियाँ दूर होंगी। रिश्तों का जो आपने कहा भी ज़वाल है, इंशाअल्लाह वो अब इस प्रोग्राम के बाद अगर देख करके वाकई अगर इंसान शिरकत करना चाहता है
फिर कोई बहाना नहीं बना सकता वो। और हमें मरना हमें भी है, जाना हमें भी है, आज तुम कल हमारी बारी है। तो अगर हम जैसा करेंगे, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है, तो हमें अखलाकियात को देना में हो सकता है कि ये कोविड की सूरत में क्रिएटर हमारा इम्तिहान ले रहा हो, तो हमें अपने अखलाकियात को ज़वाल पज़ीर नहीं होने देना है, बल्कि इस इम्तिहान में हमें साबित कदम रहना है। एहतियात लाजमी है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई और नाज़रीन तक हमारे बहुत से जो गलत फहमियाँ थी उसे दूर की। तो नाज़रीन घबराएं नहीं, बहुत दहशत वहशत और ख़ौफ़ के आलम में ना रहें आप। एहतियात लाजमी, एहतियात के साथ अगर खुदा न करे किसी घर में मौत हो जाती है तो ऐसे मौके पर गाइडलाइन के अतबार से, चूँकि मरने वाला ना तो सांस ले रहा है ना छींक रहा है। डॉक्टर साहब, हाँ एक सवाल और मुझे चलते चलते याद आ गया है, मेरा ख्याल है ये तो एक आप ही बता पाएंगे इसके अंदर कि ये डर रहे हैं कि हम चले जाएंगे तो वो जो वायरस है वो हम तक आ जाएगा। आपने बताया कि बिल्कुल बॉडी को वो छींक तो रहा नहीं है, खास पहली बात तो ये कि जो इन्फेक्शन फैलता है ड्रॉपलेट के जरिए फैलता है, और दूसरा चीज़ टच से कभी हो सकता है रैली कि आपने टच किया, तो जहाँ तक उसकी सांस तो आ नहीं रही है, तो ड्रॉपलेट्स की तो गुंजाइश नहीं है। हाँ, किसी को और ख़तरा है तो अगर किसी वजह से कभी पोस्टमार्टम करना पड़े तो लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, पोस्टमार्टम करने वालों को खतरा है, लेकिन बज़ाहिर तो ना सांस है ना ड्रॉपलेट्स हैं। दूसरी बात कि जब चीज़ों को डिसइंफेक्ट करके बॉडी पैक में डाल दिया गया, ट्रांसपेरेंट, लीक फ्री, उसमें तो टच का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि नो रिस्क, कोई ख़तरा नहीं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सारे मैसेजेस के बाद भी अपने नाजरीन को, आप क्या मैसेज देंगे? मैं मैसेज तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये देना चाहूँगी, सबसे पहले बचाओ बचाओ और सिर्फ बचाओ, परहेज़, प्रिवेंशन करना है। सारी कोशिशें कीजिए कि बिला ज़रूरत घर से न निकलें तो डिस्टेंस को फॉलो करें, मास्क लगा करके निकलें, हैंड सैनिटाइजेशन जहाँ तक हो सके करें, अपने चेहरे को बार बार न छुएं, और ये आप औरों को भी बताएं। अगर आपको ये मालूमात है तो दूसरों को मालूमात पहुँचाना आपका फ़र्ज़ है। और पैनिक में ना आए, डोंट पैनिक बट बी कॉशियस, आप कॉशियस ज़रूर रहें। और अगर किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से आपके अजीज़ में, पड़ोस में, आसपास किसी की मौत हो जाती है, तो यकीन मानिए कि अस्पताल के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पूरे इज़्ज़त और एहतराम के साथ, पूरे सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करते हुए आपकी डेड बॉडीज़ पूरी तरीके से, बेहतर तरीके से सैनिटाइज करके, डिसइंफेक्ट करके आपके हवाले करते हैं। और उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसमें शामिल हों, फॉलोइंग द गाइडलाइंस, फॉलोइंग योर शरीयत एंड फॉलोइंग योर मज़हब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप सबका भी शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम देखा, और आपकी जानिब से डॉक्टर साहब का शुक्रिया कि आपने हमें मशवरा दिया। इंशाल्लाह हम इस पे अमली जामा पहनाएंगे इसको, और इन हालात से जब तक ये हमारा इम्तिहान चल रहा है, परवरदिगार आलम सबको कामयाबी अता करे, और बिलखुसूस जो बीमार उन्हें शफ़ा आजिल और शफ़ा कामिल नसीब हो, और ख़ास तौर से ये वबा परवरदिगार आलम खालिक़ कायनात, हमारा क्रिएटर, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, इस वबा से पूरी दुनिया को निजात दिलाए। हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।